वेलकम टू मोरिया क्लासेस, आपका भरोसेमंद साथी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मोरिया क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, हमने आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन CBE के भी दे दिए हैं। सेक्शन 1 के मैंने डिटेल MCQs वीडियो आपके लिए चला दिया है। अब मैं कराने वाला हूँ इको का सेक्शन बी। बड़ा जो सेक्शन बी में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग मार्क्स है, आज मैं आपको बड़ा ये 10 मार्क्स में आता है। सेक्शन बी कितने नंबर का आता है? 10। तो आज मैं आपको 10 में से 10 नंबर पक्का करा दूंगा। ये 10 में से 10 नंबर अगर आपके पक्के होंगे तो आप एग्जाम में अच्छे से लिख कर आ पाओगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम बहुत कल ही एग्जाम है, तो बड़ा तैयारी तो करनी पड़ेगी। तो बड़ा मैं 1 बाय 1 चीज़ें सारी चीज़ों को समझाता हूँ डिटेल में, ध्यान से समझते रहना। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि सर आकृति अर्थात क्या? आकृति क्या होता है मैडम? तो क्या बोलते हैं? अवलोकित जानकारी का चित्र द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाए तो उसे आकृति कहते हैं। क्या है? आकृति। अवलोकित जानकारी का चित्र द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाए तो उसे आकृति कहते हैं। याद रखना, आकृति बनाते समय कोई भी स्टैटिकल नॉलेज की जरूरत नहीं होती। इसे व्यक्ति खुद स्वयं समझ सकता है। यहाँ पर किसी भी जानकारी की जरूरत नहीं पड़ती, स्वयं व्यक्ति खुद ही इसे समझ जाता है। उसे कहते हैं आकृति, जो चित्र के माध्यम से दिखाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी परिभाषा क्या कह रहा है कि अवलोकित जानकारी का चित्र द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाए तो उसे आकृति कहते हैं। मेरे साथ 3 बार रिपीट करना है। अवलोकित जानकारी का चित्र द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाए तो उसे आकृति कहते हैं। बोलो, याद हुआ? याद हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर, बिल्कुल याद हो गया। तो अगर आपको आकृति याद हो गया तो आलेख तो क्या है? बच्चों का खेल है बेटा। आलेख क्या होता है? आलेख का मतलब इसका उल्टा। आकृति में हम लोग खुद समझ सकते हैं, लेकिन आलेख में हम खुद समझ नहीं सकते हैं। वहां पर समझाने वाला चाहिए, क्योंकि जानकारी अस्पष्ट होती है ना। तो इसमें इस तरीके से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? किस तरीके से लिखेंगे? स्वयं स्पष्ट जानकारी ना हो। स्वयं स्पष्ट जानकारी ना हो मतलब अस्पष्ट जानकारी होगा, क्योंकि जो हम खुद समझ नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर वही ले रहा है ना कि स्वयं स्पष्ट जानकारी ना हो, ऐसी अवलोकित जानकारी का चित्र द्वारा प्रतिनिधित्व अर्थात आलेख, यानी यही वाला शब्द आपको यहाँ पर रिपीट कर देना है। आगे खाली एक चीज ऐड करना है। क्या ऐड करना है? आगे एक ही चीज ऐड करना है। क्या ऐड करना है? स्वयं स्पष्ट जानकारी ना हो, ऐसी अलौकिक जानकारी का चित्र द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाए तो उसे आलेख कहते हैं। बोलो, छोटी सी बात को ऐड करने से आलेख बन जाएगा और छोटी सी बात हटाने से बन जाएगा आकृति। बोलो जी, दोनों क्वेश्चन याद हो जाएंगे बच्चा पार्टी? हो जाएगा ना बेटा? देखो, क्यों नहीं याद होगा भाई? जब इतना मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत और, लेकिन आपको आना चाहिए भाई। देखो, आप मेरे बहुत ही प्रिय बच्चे हो और आपको ये सारे क्वेश्चंस याद करना ही है। चलिए, स्तंभ आकृति किसे कहते हैं? मैं इसलिए लिमिटेड क्वेश्चन करा रहा हूँ, वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एग्जाम में आने वाला है। स्तंभ आकृति अर्थात क्या? कोई एक आधार ले लो। आधार में चाहे वो समय हो, चाहे वो प्रदेश हो, चाहे वो स्थान हो। ठीक है, कोई एक आधार पर कोई चल का मूल्य दर्शाने वाली आकृति अर्थात स्तंभ आकृति। फिर से क्या कह रहा है? कोई एक आधार पर कोई चल का मूल्य दर्शाने वाली आकृति अर्थात स्तंभ आकृति। कॉन्सेप्ट क्लियर? याद हो जाएगा। कोई एक आधार पर कोई चल मूल्य दर्शाने वाली आकृति को स्तंभ आकृति कहते हैं। फिर से, कोई एक आधार में कोई भी चीज ले सकते हो, चाहे समय लो, चाहे प्रदेश लो, चाहे स्तर पर कोई चल का मूल्य दर्शाने वाली आकृति को स्तंभ आकृति कहते हैं। एक और क्वेश्चन, वृत्तांश आकृति अर्थात क्या? तो बड़ा, अगर आपको पूरा नहीं याद होता तो आप शॉर्ट में याद रख लीजिए, खाली इतना याद रखना है। वृत्तांश मतलब वृत्त का अंश।
ये बड़ा अगर एक नंबर के एमसीक्यू में पूछे तो आपको ये लिखना है, लेकिन अगर बड़ा पूरा लिखना है बड़ा तो यहाँ से एक और परिभाषा लिख रहा है बड़ा, दो परिभाषा में लिखा है कि एक वृत्त को समष्टि मान लिया जाए। एक वृत्त को क्या मान लिया जाए? समष्टि मान लिया जाए। एक वृत्त को समष्टि मान लिया जाए और जानकारी को वृत्त के अलग अलग भागों में दर्शाया जाए तो उसे वृत्तांश आकृति कहा जाता है। फिर से, एक वृत्त को क्या मान लिया जाए? समष्टि मान लिया जाए और जानकारी को वृत्त के अलग अलग भागों में दर्शाया जाए तो उसे वृत्तांश आकृति कहा जाता है। याद हो जाएगा बड़ा? देखो क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा ना बड़ा? इसी तरीके से क्वेश्चंस को क्या करना है, आपको बढ़िया तरीके से याद रखना है। एक और क्वेश्चन पूछा है, वृत्तांश आकृति का हमें ज्ञात करने का सूत्र बताना बड़ा। क्या बताना है? सूत्र। तो बड़ा देखो एकदम बढ़िया सूत्र है, क्या लिखोगे? संबंधित मूल, और उसी के बटे में क्या लिखना है? उसी के बटे में लिखना है कुल मूल्य, और गुणे में क्या लिखना है? 360। देखो मैं लिख के दिखा रहा हूँ, कैसे लिखोगे बड़ा? मैं लिख के दिखा रहा हूँ, संबंधित मूल बटे में कुल मूल्य गुणे में 360। क्लियर? याद हो जाएगा ना? चलिए नेक्स्ट, आलेख खींचने और समझने के लिए किसका ज्ञान होना जरूरी है? तो एक ही चीज, यानी कि आलेख खींचने और समझने के लिए आंकड़ा शास्त्र मतलब सांख्यिकी ज्ञान होना जरूरी है। एक लाइन में सिंपल सा फंडा है, यही हमें आपको याद रखना है, बस। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सतत जानकारी को सतत आवृत्ति में दर्शाने के लिए किसका उपयोग करते हैं बड़ा? तो इसका उपयोग किसका करते हैं? तो जानकारी में सतत आवृत्ति में दर्शाने वाले आलेख का उपयोग करते हैं। किसका? आलेख का उपयोग करते हैं बड़ा। कभी कभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बड़ा, कभी कभी फुल फॉर्म पूछा जाता है बड़ा, तो इसे अच्छे से याद रखना। जैसे CIME का पूरा नाम क्या है? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक्स। बड़ा नहीं पता चले तो लिख कर इसके पॉइंट्स याद रखना। NSS का पूरा नाम क्या है? नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये फरवरी 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है बड़ा, तो प्लीज इसे अच्छे से करना, अवॉइड मत करो। दूसरा, CSO का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये वाला क्वेश्चन बड़ा लगता है कि आ जाएगा। फिर ILO का क्या है? इंटरनेशनल क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। IMF का क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनिटरी ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म अच्छे से बड़ा इसे कंप्लीट करिएगा बड़ा, जो आपके बहुत काम आएगा बड़ा। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो सो प्लीज सभी लोग अच्छे से पढ़िएगा। तो बच्चों बताओ मुझे कमेंट करके, क्या आप लोगों को चैप्टर 1 बढ़िया से समझ में आया? अगर समझ में आया और माइंड में फिट हो गया, याद हो गया, तो कमेंट करके बताइए हाँ जी सर, आप जो भी चीजें करवा रहे हो बढ़िया तरीके से आ रहा है। मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा सेक्शन बी के लिए, जिससे आपको तकलीफ ना हो। 5 चैप्टर की वीडियो बनाऊंगा, 5 चैप्टर अभी बना देता हूँ, 5 चैप्टर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, तो जिससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा राहत मिल जाएगा, याद करने में आसानी हो जाएगी। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 बेटा, चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? सबसे पहले पढ़ेंगे आर्थिक विकास अर्थात क्या। पहला क्वेश्चन क्या है? आर्थिक विकास अर्थात क्या। तो बड़ा देखो, मैंने जो परिभाषा निकाला थोड़ी सी अलग लेवल की परिभाषा है और इजी परिभाषा है, तो किताब वाली थोड़ी सी हार्ड थी, इसलिए मैंने इसको इजी निकाल दिया। क्या है? आर्थिक वृद्धि के साथ साथ जीवन स्तर में सुधार हो रहा हो, यानी आर्थिक वृद्धि के साथ साथ जीवन स्तर में सुधार हो तो उसे आर्थिक विकास कहते हैं। बस यहीं तक आपको लिखना है, बस यहीं तक आपको लिखना है। आर्थिक विकास की परिभाषा सिर्फ यहीं तक लिखना है। बोलो क्लियर बड़ा? आर्थिक वृद्धि के साथ साथ जीवन स्तर में सुधार हो तो उसे आर्थिक विकास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बड़ा? प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? ये बोर्ड वाले का फेवरेट क्वेश्चन है। फेवरेट बोले तो फेवरेट, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बड़ा, हर बार आता है बड़ा। तो क्या इसका फॉर्मूला है, इसका सूत्र, इसका मतलब परिभाषा क्या है? कुल राष्ट्रीय आय में
कुल राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने से प्राप्त आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। फिर से बड़ा क्या कह रहा है, कुल राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या का भाग देने से प्राप्त आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय का सूत्र क्या है, कुल राष्ट्रीय आय भागे कुल जनसंख्या। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय की तुलना में प्रति व्यक्ति आय का मापदंड किस लिए अधिक श्रेष्ठ माना गया है। तो इसका उत्तर आएगा, राष्ट्रीय आय आर्थिक विकास का निर्देशक है। राष्ट्रीय आय आर्थिक विकास का उचित निर्देशक है, परंतु राष्ट्रीय आय वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर में कमी हुई तो प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि अगर जनसंख्या, राष्ट्रीय आय वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर दोनों क्या हो जाए, कम हो जाए, तो प्रति व्यक्ति आय भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और लोगों का जीवन स्तर में क्या होगा, विपरीत असर पड़ेगा। और प्रति व्यक्ति आय के साथ जनसंख्या भी ध्यान में लिया जाता है, इसीलिए प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से लोगों का जीवन स्तर में सुधार होगा, इसलिए उसे उचित निर्देशांक माना गया है। सिंपल सी बात है ना बड़ा, अगर राष्ट्रीय आय वृद्धि दर और जनसंख्या वृद्धि दर अगर ये कम हो गया तो प्रति व्यक्ति आय ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, क्योंकि लोगों का जो जीवन स्तर है उसमें बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। और अगर प्रति व्यक्ति आय में आय के साथ जनसंख्या को भी ध्यान में लिया जाता है, इसीलिए प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से लोगों का जीवन स्तर में क्या होता है, सुधार होता है, इसलिए उसे उचित निर्देशांक बताया गया है। क्लियर। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का अंक किसने प्रस्तुत किया था, एक ही नाम है भाई, डेविस मॉरिस या मॉरिस डेविस ने प्रस्तुत किया था। मानव विकास अंक के किन परिबलों का समावेश किया गया है, तो बड़ा वहां पर 3 नाम दिया है, एक है अपेक्षित आयु यानी अपेक्षित औसत या आयुष, अपेक्षित औसत आयु, साक्षरता और जीवन स्तर। फिर से अपेक्षित औसत आयु, साक्षरता और जीवन स्तर का समावेश किया गया है। अब बड़ा पढ़ते हैं बाल मृत्यु दर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा है, प्रति 1000 बालकों पर जीवित जन्मे हुए बालकों में से 1 वर्ष की आयु से पूर्ण होने से पहले पाने वाले मृत्यु पाने वाले बालकों की संख्या को बाल मृत्यु दर कहते हैं। मतलब जो बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने से 1 साल पूर्व, 1 साल पूरा नहीं हो पाता है, 1 साल के पहले ही वो मर जाता है तो उसे बाल मृत्यु दर कहा जाता है। इसलिए कहा गया ना, तो प्रति 1000 बालकों पर जीवित जन्मे हुए बालकों में से 1 वर्ष का आयुष्य पूर्ण होने से पहले मृत्यु हो जाए उसे बाल मृत्यु दर कहा जाता है। हेंस के अनुसार आर्थिक वृद्धि की परिभाषा, तो आर्थिक वृद्धि अर्थात राष्ट्रीय आय का वृद्धि दर अथवा वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन के प्रमाण में होने वाली वृद्धि को आर्थिक वृद्धि कहा जाता है। एक तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर होता है, वस्तु और सेवाओं के कुल उत्पादन के प्रमाण में भी क्या होता है, वृद्धि होता है, इसलिए उसे आर्थिक वृद्धि कहा जाता है। क्लियर। यानी इनकम भी बढ़ रही है, उत्पादन भी बढ़ रहा है, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, आर्थिक वृद्धि कहेंगे। HCLI का पूरा नाम क्या है, ये एक बार पूछा गया था, तो ह्यूमन कंज्यूमर इंडेक्स। यहाँ पर मैंने अलग से और भी पॉइंट लिए बड़ा, इसमें पहला है HDI का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। GDI का फुल फॉर्म क्या होता है, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। HPI का मतलब होता है ह्यूमन प्रायोरिटी इंडेक्स, और HCL का तो पता ही बड़ा, ह्यूमन कंज्यूमर इंडेक्स। मानव विकास अंक का मूल्य कितना होता है बड़ा, अभी बताया था, सुबह बताया था, MCQ में बताया था कि 0 से 1 के बीच में होता है। बोलो बड़ा, चैप्टर नंबर 2 भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। एक बार 2 बार क्या करना है, बस आपको सुबह उठते मन एक बार स्कूल जाते समय या एग्जाम टाइम पे जाते समय बड़ा एक बार आपको फटाफट रिवाइज कर लेना है, बस और कुछ नहीं करना है बड़ा, सिर्फ रिवाइज करना है बड़ा, ठीक है। चैप्टर 3 की बात करूँ बड़ा, पहला क्वेश्चन क्या है, वस्तु विनिमय प्रथा अर्थात क्या, यानी कि मुद्रा की अनुपस्थिति में एक वस्तु दूसरी वस्तु के साथ विनिमय या अदला बदली को वस्तु विनिमय प्रथा कहा जाता है, ठीक है।
मुद्रा की अनुपस्थिति में एक वस्तु या दूसरी वस्तु के साथ विनिमय मतलब अदला बदली को वस्तु विनिमय प्रथा कहा जाता है। एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु प्राप्त करना अर्थात वस्तु विनिमय प्रथा। मार्शल द्वारा मुद्रा की परिभाषा क्या है? तो मार्शल द्वारा मुद्रा की क्या परिभाषा दी गई? किसी भी समय, किसी भी स्थान, किसी भी समय और किसी भी स्थान पर किसी भी प्रकार का संचय या विशेष जांच के बिना जिसके द्वारा वस्तुओं सेवाओं का विनिमय हो सकता हो उसे मुद्रा कहते हैं। किसी भी समय और स्थान पर किसी भी प्रकार का संचय या विशेष जांच के बिना जिसके द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय हो सकता हो उसे मुद्रा कहा जाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुद्रा स्मृति किसे कहते हैं बेटा? यानी कि भाव वृद्धि को ही सामान्य रूप से भाव वृद्धि अर्थात मुद्रा स्मृति, मतलब भाव बढ़ना, मतलब मुद्रा स्मृति सर्जित होना। ठीक है, इन्फ्लेशन। खर्च प्रेरित मुद्रा स्मृति किसे कहते हैं? इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो खर्च में वृद्धि होने के कारण उत्पन्न होने वाली मुद्रा स्मृति को खर्च प्रेरित मुद्रा स्मृति, यानी खर्च के अंदर अगर ज्यादा वृद्धि होती है तो उसे खर्च प्रेरित मुद्रा स्मृति। लंदन के अनुसार मुद्रा स्मृति की परिभाषा क्या है? वस्तु की पूर्ति की अपेक्षा उसकी मांग अधिक प्रमाण में हो तो ऐसी स्थिति को मुद्रा स्मृति कहते हैं। फिर से, वस्तु की पूर्ति की अपेक्षा उसकी मांग अधिक प्रमाण में हो तो उसे मुद्रा स्मृति कहते हैं। अच्छा, मुद्रा के कितने प्रकार है भाई साहब? 6 प्रकार है। पहला है वस्तु मुद्रा, पशु मुद्रा, धातु मुद्रा, कागजी मुद्रा, प्लास्टिक मुद्रा और बैंक मुद्रा यानी दृश्य यानी ई मनी। ठीक है बेटा, तो याद हो जाएगा। चलिए, कितने प्रकार है? 6 प्रकार है। पहला क्या है? वस्तु, दूसरा पशु, तीसरा धातु, चौथा कागजी, पांचवा प्लास्टिक, छठा बैंक मुद्रा। अब आ जाओ चैप्टर नंबर 4। बैंक का क्या अर्थ होता है बेटा? सिंपल सी, बैंकिंग की सेवा देने वाली संस्था को बैंक कहते हैं। एकदम सिंपल। या तो दूसरा एक उत्तर दिया जाए, मांगा जाए अर्थात मुद्रा वापस करने की शर्त पे ऋण देने के उद्देश्य से बचतों को एकत्रित करने वाली संस्था अर्थात बैंक। दोनों में से कोई भी एक परिभाषा लिख सकते हो। तो अगर बच्चे को याद नहीं होता तो ये पहला वाला परिभाषा आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। मौद्रिक नीति का क्या मतलब होता है? देश की आर्थिक विकास की प्रक्रिया को ध्यान में रखकर प्रजा के हितों को बनाए रखकर आर्थिक स्थिरता के लिए सर्वोच्च बैंक द्वारा मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करने से संबंधित नीति को मौद्रिक नीति कहते हैं। मौद्रिक नीति क्या होता है? देश की आर्थिक विकास की प्रक्रिया को ध्यान में रखकर प्रजा के हितों को बनाए रखकर आर्थिक स्थिरता के लिए सर्वोच्च बैंक द्वारा मुद्रा की पूर्ति को क्या करना? नियंत्रण करना। ऐसी संबंधित नीति को मौद्रिक नीति कहा जाता है। ये वाला क्वेश्चन बड़ा एक बार लिख कर याद करना। कैसे लिख कर याद करना? एक बार पढ़ो और अपनी मर्जी से इसे लिखने की कोशिश करो। एक बार पढ़ो, अपनी मर्जी से लिख कर याद करो। मौद्रिक नीति के गुणात्मक साधन अर्थात क्या? मौद्रिक नीति के गुणात्मक साधन क्या है? तो आवश्यक क्षेत्रों के लिए तर्कपूर्वक उपयोगी साधन। विश्व के सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना की गई थी? तो मतलब विश्व में सर्वप्रथम बैंक स्पेन में 1401 में, बैंक ऑफ बार्सिलोना। नगद अनामत का प्रमाण अर्थात क्या? ये वाला क्वेश्चन आता है बेटा। तो क्या लिखा है? प्रत्येक जमा राशि का कुछ प्रतिशत आरक्षित रखकर बाकी राशि को ब्याज में दिया जाता है, उसे नगद अनामत प्रमाण कहा जाता है। यानी प्रत्येक जमा राशि का कुछ प्रतिशत आरक्षित रखा जाता है और बाकी राशि को
ब्याज में चुका दिया जाता है तो उसे नगद अनामत प्रमाण कहते हैं। साख सर्जन का सूत्र बेटा कैसे लिखोगे? प्राथमिक जमा राशि गुणिया 1/, नगद अनामत का प्रमाण। इस तरीके से प्राथमिक जमा राशि गुणिया 1/, नगद अनामत का प्रमाण। CORE का पूरा नाम क्या है? तो सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। क्या है? C से बनेगा सेंट्रलाइज, O से बनेगा ऑनलाइन, R से बनेगा रियल और E मतलब एक्सचेंज। RBI की स्थापना कौन से वर्ष में होता? 1 अप्रैल 1935 में। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 में। ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। आते हैं बैंक रेट किसे कहते हैं बेटा? एकदम ध्यान से। RBI व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालीन मतलब लंबे समय के लिए जिस ब्याज दर को ऋण देती है उसे बैंक रेट कहते हैं। मतलब RBI व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालीन समय के लिए जिस ब्याज दर से ऋण देती है उसे बैंक रेट कहते हैं। और रिवर्स रेपो रेट किसे कहते हैं बेटा? जब RBI को अल्पकालीन समय के लिए ऋण चाहिए तब वह व्यापारिक बैंकों के पास से ऋण लेती है तो उसे रेट को रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। जब RBI को कम समय के लिए ऋण चाहिए तब वह व्यापारिक बैंकों के पास से क्या करती है? ऋण लेती है, उसी को कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। चलनी नोट का सिक्का कौन जारी करता है? मुद्रा खाता की चलनी सिक्का जारी करने भारत सरकार। कौन करता है बेटा? भारत सरकार। रेपो रेट की बात क्या? व्यापारिक बैंक RBI के पास से जिस दर पे ब्याज लेती है उसे रेपो रेट कहते हैं। व्यापारिक बैंक RBI के पास से जिस दर पे ऋण लेती है उसे रेपो रेट कहते हैं। तो देखो यहाँ पर कुछ फुल फॉर्म है बेटा, जैसे NFT का नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, RTGS रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट, कोर का सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज, ATM का ऑटोमेटिक टेलर मशीन, CRR का ट्रेस रिजर्व रेशियो, SLR स्टेशनरी लिक्विडिटी रेशियो। तो बेटा ये फुल फॉर्म है, इसे अच्छे से कर लीजिएगा। तो बेटा मैंने आज आपको यहाँ पर 4 तक बढ़िया तरीके से समझा दिया। तो ये 4 तक बेटा अभी क्या करना है आपको? अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, बाकी बचे हुए जो 8 चैप्टर बेटा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूँ। अभी तक इतना आपको याद करना ही, नेक्स्ट वीडियो आपको रात के 1:30 बजे आपको मिल जाएगा। अभी आपको कितने बज रहे हैं? अभी आपको 12:15 हो रहा है रात में, यानी कि ये वीडियो आपको बड़ा आराम से 1 बजे तक मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को अच्छे से याद कर लेना बेटा, ठीक है। तो अभी मैं इतना करवा रहा हूँ, इसे आप अच्छे से पहले फटाफट देख लो, फिर मैं आपको बाकी के चैप्टर्स की वीडियोस बना रहा हूँ, जल्दी जल्दी उसे भी देख लीजिएगा। बेटा आज आपको 10 में से 10 नंबर तैयार करके जाना ही है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। जैसे जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ वैसे वैसे ही आपको इसको 2 से 3 बार रिपीट करना है और डेफिनेटली आपको ये चीजें क्या होगा? याद हो जाएगा। बस अपने आप पे भरोसा रखो कि मैं जो याद कर रहा हूँ वो मुझे याद हो जाए बस, ठीक है। क्लियर? अभी के लिए इतना ही। राधे राधे।